एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो हमने पिछले वीडियो में मेटल्स की रिएक्शन देखी थी एयर के साथ, वाटर के साथ, और आज की वीडियो में हम देखेंगे मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे एसिड्स के साथ। प्लस हम देखेंगे मेटल्स की रिएक्शंस विद दूसरे जो मेटल सॉल्ट्स होते हैं उनके साथ। साथ में हम देखेंगे मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स, तो ध्यान से वीडियो देखना। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो आज के इस वीडियो में देखने वाली रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, एंड थर्ड दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये सब हम देखेंगे। इसको आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक चीज़ मैं आपको ऐड करूँगी यहाँ पर, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। हमने लास्ट वीडियो में देखा था रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एयर एंड वाटर, ठीक है ना, एयर एंड वाटर देखा था। और जब हमने मेटल्स की रिएक्शन एयर से कराई थी, तो ये जो रिएक्शन होती है इसमें क्या बनते हैं हमने देखा था, मेटेलिक ऑक्साइड बनते हैं। और हमने देखा था कि ये मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि कुछ जो है वो इसमें एम्फोटेरिक भी होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी होते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये तुम्हें ऐड करके बताना चाहूँगी कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो तो एम्फोटेरिक है नेचर में, लेकिन यदि हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की, ठीक है, यदि मैं बात करूँ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की, तो ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर ये एसिडिक होते हैं नेचर में, दीज आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। और जैसे इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, वैसे यहाँ पर कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं। पर जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड लिमिटेड है, ऐसे ही न्यूट्रल ऑक्साइड भी, बस मोस्टली दीज आर मोस्टली एसिडिक है नेचर में, दीज आर मोस्टली बेसिक है नेचर में, राइट। हमने यहाँ देखा था कि ठीक है बेस की तरह से रिएक्ट करते हैं, तो बेसिक है नेचर में। तो बेस की तरह से कैसे रिएक्ट करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा यहाँ पर देना चाहूँगी इसका। लाइक सपोज़ मैंने कहा मेटेलिक ऑक्साइड, सपोज़ सोडियम ऑक्साइड मैंने कहा, ये मैंने बनाया भी था, आपको रिएक्शन दिखाई थी, आपको याद होगा, ठीक है। इसको हमने जब वाटर में मिलाया था तो क्या बनता है, NaOH मिलता है, राइट। तो ये क्या बना आपका 2NaOH बन गया। जब मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। अब ये हमें पता है क्या है, ये हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक है नेचर में, ठीक है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। अब यदि मैं एसिड की बात करूँ, एसिडिक नेचर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की, तो देखो यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाती हूँ, कार्बन है, कार्बन ने ऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या बना, दिस इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। देखो ध्यान रखो इस चीज़ को कि जो मेटेलिक ऑक्साइड था वो हमने देख लिया था कल कि बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो कैसे है नेचर में, ये एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब कैसे हमें पता लगेगा कि एसिडिक होते हैं, देखो यदि मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करती हूँ, यदि इसको आप पानी में मिलाओगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2CO3। अब H2CO3 क्या है, ये है आपका कार्बोनिक एसिड। तो हमें कैसे पता लगा कि ये एसिडिक है नेचर में, या जो आपका मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेस में। देखो मेटेलिक ऑक्साइड पानी में मिल करके बेस बना रहा है, और ये वाटर में मिल करके एक एसिड बनाता है, इसलिए ये एसिडिक ऑक्साइड हो गया। क्लियर है समझ में। अब यदि मैं जैसे यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको पता है कि जिंक बनाता है, एल्यूमिनियम बनाता है और आयरन बनाता है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड के जो एग्जाम्पल्स हैं वो थोड़ा सा याद रखना, कभी पूछ लेते हैं तो H2 आप लिख सकते हो, नाइट्रस ऑक्साइड लिख सकते हो, ठीक है, ये आप लिख सकते हो न्यूट्रल ऑक्साइड्स की एग्जाम्पल। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं यदि हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, जो सल्फर होता है ना, सल्फर भी ऑक्सीजन से बर्न होकर के सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, जैसे कार्बन ने बनाया। तो वो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। मैं बनाकर दिखाती हूँ आपको, S+O2 गिव्स SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बना। ये सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या हुआ, एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड क्यों है, क्योंकि देखो ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा
H2SO3, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो अब इस तरह से क्या हुआ, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये याद रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ मेटेलिक ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। उसी तरह से वाटर है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। देखो रिएक्शंस जब हम मेटल की एसिड्स के साथ में देखेंगे तो जो मिनरल एसिड्स हैं लाइक HCl है और H2SO4 है। ठीक, तो इनके साथ जब रिएक्शन होगी मेटल की तो अगेन वर्ड इक्वेशन यदि आप लिखते हो तो क्या होता है, मेटल प्लस एसिड। कौन सा एसिड है ये, डाइल्यूट एसिड, याद रखना। ये क्या देगा आपको, मेटल सॉल्ट बनेगा आपका, मेटल सॉल्ट एंड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आपका एक वर्ड इक्वेशन हो गई। अब आप इसकी एक रिएक्शंस देखोगे किस तरह से होनी है। दोनों एसिड के साथ में हम रिएक्शन देख लेते हैं कुछ मेटल्स की, राइट। अब देखो जैसे मैंने सोडियम मेटल लिया, ठीक है, सोडियम के हम देख लेंगे डाइल्यूट HCl के साथ भी देखेंगे रिएक्शन, और साथ ही सोडियम के हम देख लेंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ भी रिएक्शन, राइट। सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों के साथ आप देखोगे रिएक्शन, तो क्या बना आपका NaCl बन जाएगा। ये आपका एक सॉल्ट है NaCl, और प्लस बन जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस। अब रिएक्शन आप बैलेंस कर लोगे, यहाँ पर चूंकि H2 है आपने यहाँ पर 2 लिख दिया, 2 यहाँ लिखा, Cl 2 हो गया, यहाँ 2 लिखा, फिर आपने सोडियम को भी 2 कर दिया। इसी तरह से हम सोडियम की जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन देखेंगे तो क्या होगा आपका Na2SO4 सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम सल्फेट। क्या है ये, सोडियम सल्फेट, और प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। यहाँ पर रिएक्शन आप देख सकते हो बैलेंस है, Na नहीं है बैलेंस, Na को हमने बैलेंस कर दिया। तो अब चूंकि सोडियम पोटेशियम की बैलेंस ही एक ही होती है, यदि आपको पोटेशियम से रिएक्शन लिखने को आती है सेम तरह से आप रिएक्शन लिख दोगे, राइट। अब हम देख लेते हैं कैल्शियम के साथ में रिएक्शन। कैल्शियम के साथ में जब हम HCl की रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, सॉल्ट है, ठीक है, और प्लस क्या बन गया आपका हाइड्रोजन गैस। अगेन रिएक्शन बैलेंस कर दी हमने, 2 लिख दिया और रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। समझ में आ रहा है ना, क्लियर, वेरी गुड। अब देखो कैल्शियम की मैं इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं, तो क्या बना, कैल्शियम सल्फेट एंड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से क्या होता है, मेटल आप जो इसमें बहुत सारी रिएक्शन खुद से लिख सकते हो। आप लिख सकते हो रिएक्शंस विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विद जिंक, रिएक्शन विद आयरन, ये सब आप रिएक्शंस खुद से लिख करके देखोगे कि हाँ ये कंपाउंड इस तरह से बन रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको ज़रूरी है सारी रिएक्शंस लिखना, राइट। तो ये हमने देखा। अब यहाँ पर ये रिएक्शन बैलेंस है, CaSO4 है, Ca भी सिंगल है, SO4 हो गया, H2, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। तो हमने देखा कि ठीक है एसिड्स के साथ में रिएक्शन हमने देख ली। एल्यूमिनियम के साथ तो मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। एल्यूमिनियम के साथ में जब HCl की रिएक्शन हमने की तो क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अच्छा, हर केस में ये ध्यान रखना डाइल्यूट एसिड लिया गया, ये रिमेंबर, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, यस वेरी गुड, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर देखो मैंने जान के ये रिएक्शन लिखी है जिससे थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ 3 है, तो मोस्ट कॉमनली जब भी आप देखोगे 3 है तो आप क्या करोगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 3 से 6 हो गया। अब 6Cl हमने यहाँ से लेना है, 6 कर दिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पे H भी 6 हो गया, यहाँ ऑलरेडी 2 था तो हमने 3H2 कर दिया, क्लियर। Al2 है, हमने 2 कर दिया, रिएक्शन बैलेंस हो गई बहुत इजीली। अब मैं इसको एल्यूमिनियम को सल्फ्यूरिक एसिड से भी रिएक्शन करके दिखा देती हूँ आपको। H2SO4 क्या हुआ, ये Al2, देखो फॉर्मूला क्या है, Al2SO4 का होल थ्राइस और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ पर SO4 का होल थ्राइस है तो सीधे सीधे मुझे क्या करना है, यहाँ पर 3 लिख देना है, हो गया, SO4 बैलेंस हो गया। H2 भी हमने यदि 3 लिख देंगे, H भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब Al2 है, 2 लिख दिया। तो इस तरह से बहुत ही सिंपली आप बैलेंस ही कर सकते हो, क्लियर। तो हमने देखी मेटल की रिएक्शन विद एसिड्स की, जब भी मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। लेकिन
यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि मिनरल एसिड हमारे पास 3 होते हैं, केवल HCl H2SO4 नहीं होता है, हमारे पास एक HNO3 भी होता है। तो ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद HNO3। तो देखो HNO3 के साथ में नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि देखो जो HNO3 है ना, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है टू वाटर। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रोजन को वाटर में, और खुद से क्या होता है, ये इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, अपने आप से ये रिड्यूस हो जाता है। भाई इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, हाइड्रोजन को अपनी ऑक्सीजन दी तो रिड्यूस हो गया। किस में रिड्यूस होता है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये NO नाइट्रिक ऑक्साइड में हो सकता है, ये N2O नाइट्रस ऑक्साइड में हो सकता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में हो सकता है, किसी में भी रिड्यूस हो सकता है। तो समझ में आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि वाई डज हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। तो आपको यही लिखना है कि मेटल जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो खुद से क्या करता है, रिड्यूस होकर के नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है। ठीक है भाई, ये H2 है, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया और H2O बना दिया यहाँ पर। क्लियर? हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ठीक है ना, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट करते हैं विद वेरी डाइल्यूट HNO3। ठीक है ना, बहुत ही डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं टू गिव हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये 2 मेटल ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन गैस देते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करके। ये याद रखना है आपको, जब भी मेटल रिएक्ट करेगा विद नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस वाटर में कन्वर्ट होगी। बट इन केस ऑफ मैग्नीशियम एंड मैग्नीज याद रखना है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जब ये रिएक्ट करते हैं विद वेरी डाइल्यूट HNO3। क्लियर? यहाँ पर मैग्नीशियम की रिएक्शन भी लिख करके देख सकते हो आप। देखो जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो किस तरह से रिएक्शन होगी इसकी, मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट HNO3 है। क्लियर? और तब रिएक्शन करके ये बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, NO3 का होल ट्वाइस एंड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, NO3 2 है, यहाँ पर H भी 2 है, मैंने यहाँ 2 लिख दिया, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, HNO3 के साथ में याद रखना इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में, इसलिए हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व होती है व्हेन मोस्टली मेटल्स रिएक्ट विथ HNO3। ठीक है ना, बट इन केस ऑफ मैग्नीशियम एंड मैग्नीज हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, राइट, और सॉल्ट भी बनता है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंटली याद रखना है कि किस तरह से ये रिएक्शंस होती हैं। क्लियर? अब एक्वा रेगिया क्या होता है? देखो एक्वा रेगिया या रॉयल वाटर दोनों एक ही चीज़ हैं। ये क्या होता है, कॉन्सनट्रेटेड HCl एंड कॉन्सनट्रेटेड HNO3। बहुत ध्यान से देखना, ये दोनों कॉन्सनट्रेटेड एसिड हैं, एक HCl है एक HNO3, दोनों लिए जाते हैं और 3:1 में इनको मिक्स किया जाता है। जब HCl एंड HNO3 को 3:1 में ऐड किया जाता है तब हमें क्या मिलता है, तब हमें मिलता है रॉयल वाटर और एक्वा रेगिया। क्लियर? क्योंकि जो आपके गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव मेटल है, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं किसी भी एसिड से। तो ये जो एक्वा रेगिया है इसमें ये डिज़ोल्व हो सकते हैं। तो एक्वा रेगिया या रॉयल वाटर बनाया जाता है जिसमें कि इवन गोल्ड भी डिज़ोल्व हो सकता है। इसको लैटिन में रॉयल वाटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये हाईली कॉरोसिव है नेचर में, फ्यूमिंग लिक्विड है, ये एक रीजेंट की तरह से यूज़ होता है जिसमें कि आप गोल्ड या प्लेटिनम को डिज़ोल्व कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो एक्वा रेगिया इज़ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड
and concentrated nitric acid in ratio 3:1 and it can dissolve gold even though neither of these acids can do so alone। मतलब अकेले में ये एसिड नहीं मिलाएंगे, उसको डिसॉल्व नहीं करेंगे गोल्ड को, लेकिन जब आप इस मिक्सचर में एक्वा रेगिया में गोल्ड डालोगे वो डिसॉल्व हो जाएगा। एंड एक्वा रेगिया जो है वो हाईली कोरोसिव है, फ्यूमिंग लिक्विड है, ये एक ऐसा रीजेंट है जिसको डिसॉल्व कर सकता है गोल्ड प्लेटिनम को। तो ये आपको एक्वा रेगिया के बारे में भी याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। तो यहाँ पर देखो, हम याद होगा तुमको कि हमने एक रिएक्शन देखी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था कि सपोज हमने लिया 2 टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ये लिए मैंने और एक टेस्ट ट्यूब मैंने ये ली। क्लियर? अब एक टेस्ट ट्यूब में मैंने डाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, एक में क्या डाला, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट। और एक में मैंने डाल दिया आपका फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, ये आपका है फेरस सल्फेट। क्लियर? और इसमें मैंने जो कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन है उसमें मैंने एक नेल डाल दी, आयरन नेल, दिस इज आयरन नेल, राइट। और उसमें मैंने क्या डाला है, कॉपर वायर डाल दिया है। फेरस सल्फेट वाले में एक कॉपर का ये वायर डाला है। अब देखना है किस में रिएक्शन होगी किस में नहीं होगी। तो पहले मैं पेन ले करके इसको मार्क कर देती हूँ, आपका ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और ये आयरन नेल है, ठीक है, आयरन नेल। यहाँ पर ये फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है और ये है आपका कॉपर वायर। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि हमेशा वो मेटल रिएक्ट करता है, यानी हमने देखा था इस रिएक्शन में कि जब हमारा आयरन नेल है और वो कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ समय के बाद जब हम इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब, तो हम देखेंगे कि जो रिएक्शन हुई है वो रिएक्शन क्या हुई है कि यहाँ पर जो नेल है इसके ऊपर हमें दिखेगा कॉपर डिपॉजिट हो रहा है और जो सॉल्यूशन है वो हमें दिखेगा कि ग्रीन कलर का चेंज हो रहा है आफ्टर सम टाइम। तो ये चेंज दिख जाता है। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन है उसने डिस्प्लेस कर दिया होता है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर को अलग कर दिया जो कि नेल पे जाके जमा हो गया। इस वाले केस में देखेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब यहाँ पर रिएक्शन क्यों नहीं हुई, क्योंकि कॉपर नहीं रिएक्शन कर रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि कॉपर लेस रिएक्टिव है, मीन्स आयरन जो है वो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है ना, देन कॉपर। तो इसी तरह से बहुत सारे मेटल्स हैं, वही मेटल डिस्प्लेस करेंगे दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। तो अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शंस देखी थी, जो हमने रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड देखा, विद वाटर देखा, विद ऑक्सीजन देखा, तो सब में हमने देखा कि जितने भी मेटल्स हैं वो डिफरेंटली रिएक्शन करते हैं। सारे मेटल्स की जो रिएक्शंस होती हैं वो एक सी नहीं होती हैं। सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव, हमने क्या देखा, सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। फिर हमने देखा कि सम मेटल्स आर मॉडरेटली रिएक्टिव, ठीक है ना, और हमने देखा सम मेटल्स आर लीस्ट रिएक्टिव। तो हमने कैसे देखा था, जैसे हमने देखा था सोडियम पोटेशियम कैल्शियम है। यदि हम वाटर की रिएक्शन की बात करें तो सोडियम ने, पोटेशियम ने, कैल्शियम ने ठंडे पानी से रिएक्शन कर लिया था, कोल्ड वाटर से। लेकिन सोडियम ने और पोटेशियम ने तो बहुत ज़्यादा हाई हीट के साथ में किया था, कैल्शियम में हाई हीट कम थी। यानी क्लियर हो गया कि सोडियम पोटेशियम से कैल्शियम कम रिएक्टिव है। मैग्नीशियम ने हॉट वाटर से रिएक्शन किया था, उसके बाद मैग्नीशियम आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, आपका और कम रिएक्शन करने वाले हो गए, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद आ जाएगा आपका सपोज एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये सब आ गए। फिर लास्ट में आ गया आपके गोल्ड, सिल्वर। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं कि जो हमने रिएक्शंस की थी उनमें क्या हुआ कि आपके जो मेटल्स हैं वो हमने कुछ हद तक देखा कि हाँ ये मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है देन अनदर मेटल, राइट। तो इसमें हमने क्या देखा, जब हम उतना क्लैरिफाई नहीं हो पाया, जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया या वाटर के साथ किया, हम एक एक मेटल को हम ठीक है हमने देख लिया सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, एक्सप्लोड कर सकते हैं। लेकिन हम एक एक मेटल को देख पाएँ कि क्या, सपोज मैं यदि एल्यूमिनियम और जिंक की बात करती हूँ, ठीक है,
तो एल्यूमिनियम और जिंक में मैं देखूं तो मैं क्लियरली नहीं कह पाऊंगी रिएक्शंस, ठीक है, दोनों स्टीम्स के साथ रिएक्शन करेंगे वाटर के केस में, ऑक्सीजन के केस में दोनों ऑक्साइड बनाएंगे, तो हम क्लियरली नहीं कह सकते कि क्या एल्यूमिनियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है या जिंक एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। समझ में आ रही है बात? जैसे मैंने देखा, ठीक है, मैग्नीशियम ने हॉट वाटर से किया, लेकिन एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ने स्टीम से किया, तो ठीक है, हम कह सकते हैं मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम जिंक आयरन। लेकिन यदि मैं एल्यूमिनियम जिंक आयरन की बात करूँ तीनों की, तो इनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, ये देखना मुश्किल है, क्योंकि तीनों ही स्टीम से रिएक्शन कर रहे हैं। इसी तरह से तीनों ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं, तो रिएक्शन की इंटेंसिटी में अंतर आ सकते हैं, लेकिन उससे हम उतना ज़्यादा जज नहीं कर सकते। लेकिन जो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल्स है, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिससे हम क्लियर कट कह सकते हैं कि हाँ, कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। सपोज यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ रिएक्शन, मैंने मान लो एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक है, और जिंक ले लिया, तो यदि मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ जिंक सल्फेट की रिएक्शन कराऊंगी तो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो जिंक सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर Al2 कर लो इसको, ये रिएक्शन हो सकती है क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन इसी के अपोजिट यदि मैं जिंक की रिएक्शन कराऊं एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में, तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिंक इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, ठीक है, जो हम अभी रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे कि जिंक लेस रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से। तो यदि मैंने सपोज, अभी पता नहीं मुझे रिएक्टिविटी सीरीज का, लेकिन मैंने इस रिएक्शन में हर मेटल को दूसरे मेटल सॉल्ट से रिएक्ट करा के देखा, तो मैंने क्या देखा कि अच्छा ठीक है, एल्यूमिनियम ने जिंक से रिएक्शन किया है, यानी एल्यूमिनियम तो मोर रिएक्टिव है, लेकिन चूंकि जिंक नहीं कर पाया तो जिंक एल्यूमिनियम के नीचे आएगा। तो इन सारी रिएक्शंस को देखते हुए कि कौन सा मेटल डिस्प्लेस कर सकता है दूसरे मेटल को फ्रॉम द अदर सॉल्ट, जो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी है कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल, उसी रिएक्शन को यहाँ पर अप्लाई किया गया है टू गेट अ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इससे हमने क्या देखा, एक रिएक्टिविटी सीरीज हमको मिलती है कि हम देखते हैं कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको हम ऊपर रखेंगे, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है उसको हम उससे नीचे ले जाएंगे। तो हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज हो जाती है। रिएक्टिविटी सीरीज किसके बेस पर बनी है, जो हमने पिछली रिएक्शन देखी कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद द रिएक्शन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, क्योंकि जो मेटल डिस्प्लेस कर पाता है दूसरे मेटल को फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन, वही मेटल मोर रिएक्टिव होता है। तो उसकी जो रिएक्शंस हैं उनको देखते हुए एक सीरीज बनाई गई। इसमें मोस्ट रिएक्टिव मेटल सबसे ऊपर है, देन लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज लास्ट, मीन्स ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। दिस सीरीज इज अ रिएक्टिविटी सीरीज इज अ सीरीज ऑफ मेटल्स in decreasing order of their reactivity. You can write this is a series, reactivity series is the arrangement of metals in decreasing order ऑफ देयर रिएक्टिविटी, ठीक है। तो उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी सीरीज इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो जो जितना रिएक्टिव है वो ऊपर रहेगा। तो सबसे ऊपर आया आपका पोटेशियम, आपको लर्न करना है, इसको लर्न करना है, ठीक है, लर्न इट। पोटेशियम, देन सोडियम, फिर आएगा आपका कैल्शियम, आफ्टर कैल्शियम आएगा मैग्नीशियम। देखो आप कुछ चीज़ें तो वाटर वाली रिएक्शन से भी याद कर सकते हो, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, लेकिन आप पोटेशियम सोडियम में उल्टा कर सकते हो, तो बेहतर है आप इसको लर्न कर लो। पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, फिर जिंक आएगा, आयरन, फिर लेड, हाइड्रोजन, देन कॉपर, देन सिल्वर, मर्करी एंड देन सिल्वर एंड देन गोल्ड। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो आपको लर्न करनी है। ये किस ऑर्डर में है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने में रिएक्टिविटी इनकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। और यहाँ पर देखो, सपोज आपको, जैसे मैंने कहा था कि एल्यूमिनियम और जिंक की रिएक्शन कराई थी, एल्यूमिनियम की जिंक सल्फेट के साथ एल्यूमिनियम ने रिएक्शन कर लिया, लेकिन जिंक ने जब एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ किया तो नहीं किया।
तो ये जब आप याद कर लोगे तभी आप कर पाओगे। यदि आपको ये सीरीज़ याद नहीं होगी तो इस तरह के क्वेश्चंस आप आंसर नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो हमने आज पूरा जो देखा अपना मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस हमारी या केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप कह सकते हो, आज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन प्लस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा एज पर द सिलेबस ऑफ दिस ईयर। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप जो जो होता जा रहा है टॉपिक्स उनको बिल्कुल लर्न करते जाओ। क्लियर? तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा और आप फॉलो करोगे इन सारे इंस्ट्रक्शंस को जो मैं बीच बीच में आपको देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।